हेलो मित्रों। मेरा नाम कैप्टन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा है। मैं राजकीय शाकंभरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सामरलेख में बॉटनी का सह आचार्य हूँ। आज मैं अपना व्याख्यान एल्गी के बाउचेरिया पे देने जा रहा हूँ। बाउचेरिया का जो वर्गीकरण है वह है थेलोफाइटा, एल्गी, क्लोरोफाइसी, साइफोनेल्स, बाउचेरियसी, बाउचेरिया और जेमिनेटा। हैबिटेट: बाउचेरिया एक कॉस्मोपॉलिटन वंश है जिसका नामकरण सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्गोलॉजिस्ट जेपी बाउचर के नाम पर किया गया था। बाउचेरिया का पादप सुखाए विविध आवासों में प्राप्त होता है। ज्यादातर इसकी जो जातियां हैं स्वच्छ अलवणीय जलीय आवासों में पाई जाती है। तालाब, खाई, पोखर, कुंडों में इनके सुखाए मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। कुछ जातियां फिक्स अवस्था में भी पाई जाती है। अब मैं बताऊंगा आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। बाउचेरे की संलग्न व स्थलीय जातियों में सुखाए शाखित मूलाभासों की मदद से आधार से चिपके रहते हैं। शाखित संलग्न यानी ब्रांच्ड होल्डफास्ट स्थापनांक कहलाते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। नीचे नीचे इसमें जो है राइजोट्स नाम लिखा हुआ है। जलीय जातियों में ऊर्ध्व तंतु मिलते हैं, किंतु स्थलीय जातियों में श्यान व ऊर्ध्व तंतु दोनों ही पाए जाते हैं तथा ये धरती पर पीली हरी मखमली चादर के रूप में उपस्थित होते हैं। बाउचीरे के पीले हरे तंतु सुकाइज होते हैं, साइफोनेशियस शाखित तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये कई सेंटीमीटर लंबे होते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इनमें कहीं भी पट नहीं है, ये पट रहित होते हैं, बहुकेंद्र की और संकोशी की होता है। पटों का निर्माण जो है तंतु को आघात लगने पर या प्रजनन के समय होता है। अपवाद के रूप में पठित तंतु पाए जाते हैं, जैसे बाउचेरिया शूडोहेमेटा। तंतु चिकने तथा खुरदरे हो सकते हैं और बाउचेरिया दीवार यानी के तंतुओं पर चूने का निक्षेपण पाया जाता है। तंतुओं में शाखन कम या ज्यादा होता है, जो प्राय एक लाक्षी यानी मोनोपोडियल व सर्पिल प्रकार का होता है। बाउचेरिया डायकोटोमा में जो है द्विभाजी शाखन यानी डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है और बाउचेरिया स्पीरियोस्पोरा में जो है ये सिंपोडियल प्रकार का शाखन पाया जाता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, बाउचेरे के लंबे पतले संकोशी के तंतु जलीय जातियों में पतली व स्थलीय जातियों में मोटी दृढ़ कोशिका भित्ति से आवृत रहते हैं। कोशिका भित्ति की बाहरी परत टेक्टोज व भीतरी परत जो है सेल्यूलोज बनी होती है। कोशिका भित्ति के अंदर जो है जीव द्रव्य पाया जाता है। आप देखिए स्लाइड के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसके बीच में एक सतत केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है। आप यहाँ पे सेंट्रल वेक्यूल देख सकते हैं, जो सेल सबसे बड़ी होती है। वैक्यूल की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। कोशिका रस की उपस्थिति से उत्पन्न प्रासरणिक दाब के कारण बाउचीरा का पादप जो है ऊर्ध्व स्थिति में रह पाता है। जीव द्रव्य की बाहरी झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा झिल्ली इन दोनों के मध्य उपस्थित जीव द्रव्य में बाहर की ओर क्रोमेटोफोर तथा अंदर की ओर जो है इसमें केंद्र पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में इस पिक्चर में देख सकते हैं। बाउचीरा की क्रोमेटोफोर जो है अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्सॉइडल या डिस्कल प्रकार के होते हैं। इस स्लाइड में भी आप बाउचेरा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो ए है वो एंटर थैलस का पिक्चर है और जो बी है इसका पार्ट ऑफ थैलस है। और इसमें सेल वॉल, ऑयल ड्रॉपलेट्स, सेंट्रल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस आप इसमें देख सकते हैं। अब है इसमें रिप्रोडक्शन। बाउचेरिया में रिप्रोडक्शन जो है अमूमन तीन प्रकार का होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये क्रिया विखंडन कहलाती है।
तंतु क्षय या दुर्घटनाग्रस्त होने से छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड और स्वतंत्र छोटे सुकाय के रूप में व्यवहार करता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह क्रिया सामान्य होती है। इस कारण बाउचीरा के पादप जलाशयों में या मिट्टी में काफी मात्रा में पाए जाते हैं और भूमि के ऊपर से मखमली चादर के रूप में बिखरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट इसमें है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कई प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ये चल बीजाणु, जैसे कि आप पहली स्लाइड में देख रहे हैं, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, वेसिकल्स हैं। बाउचीरा की वह जातियां जो जल में पाई जाती है, उनमें बीजाणु निर्माण कई प्रकार की परिस्थितियों से प्रेरित हो सकते हैं। विभिन्न बीजाणु का जो वर्णन है मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। बाउचेरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय जूस्पोर या सिंजूस्पोर, ये अधिकतर जलीय जातियों में बनते हैं। स्थलीय जातियों के जल में स्थानांतरित होने पर या स्थलीय स्थलीय आवासों के जल से प्लावित होने पर इनमें चल बीजाणु बन जाते हैं। यह देखा गया है कि ऑक्सीन या इसके पूर्वगामी से चल बीजाणु का निर्मित प्रेरित होता है। चल बीजाणु जो है एकल व शीर्षस्थ होती है। किसी भी शाखा के अंतस्थ सिरे पर जीवद्रव्य इकट्ठा होने पर वह फूलकर मुक्ताकार हो जाती है। इनमें अनेक केंद्रक और क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं। केंद्रक परिधि की ओर और क्रोमेटोफोर्स जो है वो रिक्तिका की ओर उपस्थित होते हैं या विन्यासित हो जाते हैं। यह व्यवस्था तंतु में पाए जाने वाली व्यवस्था की बिल्कुल अपोजिट होती है, विपरीत होती है। इस संरचना के आधार पर सेप्टा बन जाते हैं, जिससे ये बाकी फिलामेंट से अलग हो जाता है। अब ये जो संरचना होती है, जो आप फूली हुई मुद्राकार क्लच स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम जो है जूस्पोरेंजियम कहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। शीर्ष पर भित्ति का जिलेटिनाइजेशन होकर एक पोर बन जाता है, जिसमें से चल बीजाणु बाहर निकलकर जल में तैरना प्रारंभ कर देते हैं। चल बीजाणु प्राय रात में बनते हैं और जो है मुक्त प्राय प्रातःकाल हो जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोर। प्रौढ़ चल बीजाणु अंडाकार या गोल, बड़े और बहुकशावी के प्रकार के होते हैं। जीव द्रव्य में बाहर की ओर कई केंद्रक तथा अंदर की ओर क्रोमेटोफोर्स होते हैं। मध्य में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है। हर केंद्रक के विपरीत हर केंद्रक के विपरीत कशाभिकाओं का एक एक युगल पाया जाता है। बाउचीरे के चल बीजाणु में अनेक केंद्रों की उपस्थिति के कारण ये जो है सिंजूस्पोर या सिनोजूस्पोर कहलाते हैं। कशाभिका की उत्पत्ति आधारिक कणों से होती है, जो व्यंजित होने पर गहरे रंग के हो जाते हैं। कशाभिका असमान और हेटेरोगोनल प्रकार की होती है। अब इसमें आप जो है स्लाइड में सिंजूस्पोर के निर्माण के साथ साथ किस प्रकार से इनका अंकुरण होता है वो भी इसमें दिखाया गया है। मुक्त चल बीजाणु आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो स्लाइड जो इसमें जो डायग्राम सी है, इसमें जो है आपके सिंजूस्पोर जो है यहाँ से मुक्त हो रहा है और मुक्त होने के बाद किस प्रकार से ये जर्मिनेट होता है। तो मुक्त जल बीजाणु जो है लगभग 15 मिनट से आधा घंटे तक जल में जो है धीरे धीरे ये तैरता रहता है। इसके पश्चात जो है ये स्थिर होकर अपनी जो कशाभिकाएं होते हैं उसको यह त्याग देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ई और एफ के अंदर ये कशाभिकाओं को त्याग देते हैं और अपने चारों तरफ एक पतली भित्ति का आवरण बना लेते हैं। तल में पहुंचकर ये अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर 1 से 3 जो है इसमें साइफोनेशियस आउटग्रोथ होती है, जैसे कि आप डायग्राम जी और एच में देख सकते हैं। पहला जो प्रोट्यूबरेंस होता है उससे राइजोइडल तंतु निर्मित होते हैं और शेष जो है प्रोट्यूबरेंस होते हैं उसकी शीर्ष वृद्धि होकर सामान्यतः ही सुकाय बन जाता है, जैसे कि आप डायग्राम एच में देख रहे हैं। सुकाय में क्रोमेटोफोर परिधि की तरफ और केंद्रक जो है मध्य की ओर विन्यासित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके है इसमें अप्लेनोस्पोर। अप्लेनोस्पोर जो है ये मुख्यतः स्थलीय जातियों में बनते हैं। जलीय जातियों में परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर जो है अप्लेनोस्पोर का निर्माण होता है। अचल बीजाणु का निर्माण बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। जलीय जातियों को कम प्रकाश, स्थिर जल अथवा स्थलीय आवास में स्थानांतरित करने पर इनके अचल बीजाणु बनने लगते हैं, जबकि स्थलीय जातियों को जल में स्थानांतरित करने पर उनमें चल बीजाणु बनने लगते हैं। अचल बीजाणु शाक्य के शीर्ष सिरे पर उपस्थित गदाकार, अंडाकार या गोल जो है अप्लेनोस्पोरेंजियम में बनते हैं। इनका निर्माण ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार की जो है आपके सिंधु
स्पोरेंजियम के अंदर सिंजुस्पोर का निर्माण होता है। वहां परिस्थितियां अनुकूल होती है और यहाँ परिस्थितियां प्रतिकूल होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक अचल बीजाणुधानी में एक पतली भित्ति युक्त जो है नॉन मोटाइल अप्लिनोस्पोर का निर्माण होता है। अप्लिनोस्पोर का विकास जो है वो चल बीजाणु के यानी सिंजुस्पोर के समान ही होता है। परिपक्व अवस्था में अचल बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं। ऑस्मोटिक परिवर्तनों के कारण शीर्ष छिद्र के द्वारा जो है अचल बीजाणु की विमुक्ति होती है, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, ए बी सी डी के अंदर विमुक्त हो रहा है। कुछ जातियों में अचल बीजाणुधानी की भित्ति जो है अनियमित प्रकार से टूटती है और अचल बीजाणु का अंकुरण जो है विश्रामी चल बीजाणु के अंकुरण के समान ही इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एकाइनिड्स। एकाइनिड्स जो है ये अचल बीजाणुधानी के समकक्ष होते हैं। इवानोव्स्की ने बाउचेरिया इगेस्पोरा में निश्चित बीजाणु का निर्माण शीर्षक कोशिकाओं में रिपोर्ट किया। यह पतली भित्ति युक्त संरचनाएं होती है जो छोटी छोटी पार्श्व शाखाओं के अंतस्थ सिरे पर पाए जाते हैं। परिपक्व होने पर निश्चित बीजाणु जो है अलग होकर या सुखाए पर ही अंकुरित होना प्रारंभ करके नए पादप का निर्माण करते हैं। हिप्नोस्पोर सूखे या कम तापक्रम युक्त परिस्थितियों में मोटी भित्ति युक्त बीजाणु का निर्माण होता है जो सुप्त बीजाणु कहलाते हैं। तंतु में काफी अधिक मात्रा में तेलीय बूंदक यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होने के कारण जीव द्रव्य अनेक जो है खंडों में विभक्त हो जाता है। पट बनने की क्रिया विभिन्न जातियों में अलग अलग प्रकार से होती है। मात्र कोशिका भित्ति व बीजाणु भित्ति में विभेद न रहने के कारण कुछ वैज्ञानिक जैसे फ्रिश तथा वेंकटरमन इन्हें निश्चेष बीजाणु को मानते हैं। सुप्त बीजाणु जो है श्रृंखला में बनते हैं। सुप्त बीजाणु की श्रृंखला युक्त शाखा जो है गोंगरोसिरा स्टेज कहलाती है। गोंगरोसिरा नामक एल्गी सदस्य दिखने के कारण इसको गोंगरोसिरा स्टेज कहते हैं। सुप्त बीजाणु का जीव द्रव्य विभाजित होकर कई बार आप जैसे डायग्राम्स बी और सी में देख सकते हैं, कई बार पतली भित्ति युक्त जो है बहुकेंद्र की संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें पुट्टी कहते हैं, सिस्ट कहा जाता है। मुक्त होकर ये अमीबी गति प्रदर्शित करती है। सुप्त बीजाणु के पार्श्व में एक छिद्र बन जाता है जिसमें से सिस्ट जो है एक वेसिकल के अंदर जो है मुक्त हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। शीघ्र ही इनकी अमीबी गति जो है समाप्त होकर नए तंतु का निर्माण करते हैं। यदि सुप्त बीजाणु का जीव द्रव्य विभाजित नहीं होता है तो वह सीधे अंकुरित होकर सुकाय का निर्माण करता है। ये गोंगरोसिरा स्टेज की स्लाइड है। नेक्स्ट इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाउचेरिया में जो लैंगिक जनन होता है वो एडवांस और प्रोग्रेमस प्रकार का होता है। नर तथा मादा जनांग सुस्पष्ट और सुरक्षित पाए जाते हैं। नर संरचना एंथिडियम यानी पुंधानी तथा मादा संरचना जो है वो गोनियम यानी अंडधानी कहलाती है। अधिकांश जातियां उभयलिंगाश्रयी तथा होमोथैलिक प्रकार की पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथिडिया। मुख्य तंतु पर प्राय एक ही कुंदानी पाई जाती है। इसकी आकृति अधिकतर नलिकाकार, जैसे आप ऊपर वाली जो डायग्राम है आप इसको देख सकते हैं, नलिकाकार अथवा कभी कभी गुलाबी हो सकती है। नलिकाकार कुंदानी वक्रित और सीधी होती है या अथवा सीधी होती है। सवृंत कुंदानियों के वृंत सीधे या वक्रित हो सकते हैं। कुंदानी एक खाली जो है सहायक कोशिका पर लगी होती है। डेवलपमेंट ऑफ एंथिडिया। मुख्य तंतु या पार्श्व शाखा पर एक उभार उत्पन्न होता है, जैसे कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार जीव द्रव्य इकट्ठा होने के कारण से यह वृद्धि करके नलिकाकार स्वरूप ग्रहण कर लेता है। दूरस्थ भाग में सघन जीव द्रव्य होता है जिसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। एक पट बनकर यह दूरस्थ भाग मुख्य तंतु से अलग हो जाता है। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और न्यूक्लियड जो है उस जीव द्रव्य खंड बना लेते हैं। प्रत्येक जीव द्रव्य खंड एक जो है द्विकशाभिक परमाणु में रूपांतरित हो जाता है। वो बाकी का जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। परिपक्व परमाणु की मुक्ति जो है वो यहाँ से हो जाती है। परिपक्व जो परमाणु है इनकी मुक्ति भी अलग अलग प्रकार से होती है। अधिकतर एक जो है अंतस्थ छिद्र का निर्माण होता है जिसके द्वारा परमाणु मुक्त होते हैं। कईयों में जो है एक से चार पार्श्व छिद्र बनते हैं जिससे परमाणु बाहर निकलते हैं और कईयों में जो है पार्श्व उभारों
छिद्र जो है पार्श्व बाहुओं पे पाए जाते हैं जिससे परमाणु बाहर निकलते हैं। और जो बाउचेरिया जोन्साई है उनके शीर्ष के ऊपर दरारें बन जाती है जिससे परमाणु विमुक्त हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोइड्स, परमाणु की विमुक्ति प्रातः काल उस समय पहले होती है। परमाणु अंडाकार या नाशपति के आकार के होते हैं। प्रत्येक परमाणु पर दो कक्षाविकाएं पाई जाती है। ये असमान पार्श्व में पाए जाते हैं। दो कक्षाविकाओं से अगस्त छोटा व कूर्च और पश्च कक्षाविका लंबा व धागी एक समान प्रकोष्ठ प्रकार का होता है। नेक्स्ट है आपके अन्नधानी की संरचना। आप जो नीचे देख रहे हैं डायग्राम, आप देख रहे हैं जहां ये एंट्री है इसके नीचे जो है किस प्रकार से जो है गोलियां बन रही है, अंडधानी बन रही है। अब इसके ऊपर जो है अपना व्याख्यान दूंगा। बाउचेरे में अंडधानी एकल या समूह में उपस्थित रहती है। ये गोलाकार, अंडाकार अथवा बुद्धाकार होती है। यह कुंदानी के आधार के पास या कुंदानी से दूर हो सकती है। आप इसमें देख रहे हैं बिल्कुल कुंदानी के आधार पे है। ये वृंतहीन छोटे वृंत या वृंती आकार की होती है। प्रत्येक अंडधानी के अंत या पार्श्व पर एक सुस्पष्ट चोंच पाई जाती है। अंडधानी एक छोटे उभार के रूप में प्रारंभ होती है। इस स्थान पर जीव द्रव्य एकत्रित होते रहने से यह विकसित होकर अंडधानी बनाता है। जीव द्रव्य में अनेक केंद्रक, क्रोमेटोफोर व तेल कुंदक पाए जाते हैं। यह जीव द्रव्य मंडल प्लाज्म कहलाता है। कुछ समय पश्चात इसमें एक केंद्रक बचा रहता है। अंडधानी के आधार पे जो है ट्रांससेप्टा बन जाता है जिससे अंडधानी का शेष तंतु से संपर्क टूट जाता है। अंडधानी के जीव द्रव्य में एक केंद्रक के बचने से एक केंद्रक बचा रहता है। परिपक्व अंडानी का एक केंद्रक जीव द्रव्य अंडगोल या ओव कहलाता है। इसमें आधार की ओर अथवा केंद्र में क्रोमेटोफोर और तेलीय बूंदक इकट्ठी रहती है। चोंच की ओर जो है हाइलिन जीव द्रव्य पाया जाता है जो ग्राही स्थल कहलाता है। अंडक का न्यूक्लियस ग्राही स्थल की ओर सरक जाता है। ग्राही स्थल की ओर का जीव द्रव्य श्लेष्मीय पदार्थ जो है स्रावित करता है जो चोंच के स्थान पर भित्ति के जिलेटिन जैसे उत्पन्न क्षेत्र से बाहर निकलता रहता है। नेक्स्ट आपके इसमें फर्टिलाइजेशन, ये देखिए आप स्लाइड। निषेचन, जब अंडानी से श्लेष्म तरल बाहर आता है लगभग उसी समय कुंदानी से परमाणु मुक्त होते हैं। इस तरल में अनेक परमाणु फंस जाते हैं जो अंडानी की चोंच पर उपस्थित छिद्र में से होते हुए अंडानी में प्रवेश करते हैं। कुंदानी में अंडानी के परिपक्व होने में कुछ अंतर होने के कारण पर निषेधन की क्रिया होती है। कई परमाणुओं में से केवल एक परमाणु ही अंडानी के हाइलिन क्षेत्र में काचा क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद अंडानी छिद्र में एक परत बन जाती है जो अन्य परमाणुओं को प्रवेश होने से रोकती है। अब दोनों केंद्रकों के संलयन द्वारा द्विगुणित जो है निश्चितांश बन जाता है। प्रारंभ में हरे रंग का होता है। कुछ समय बाद इस पर एक मोटी परत का निर्माण हो जाता है तथा इसका क्लोरोफिल लुप्त हो जाता है एवं हिमेटोक्रोम बन जाने के कारण निश्चित प्राण जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। निश्चित प्राण अंधाने की भित्ति फट जाने से मुक्त हो जाता है। जर्मिनेशन ऑफ oospore, अनुकूल परिस्थितियों में निश्चितांड अंकुरित होकर नया सुकाय बना लेता है। जल अवशोषित करने पर जीवद्रव्य सक्रिय हो जाते हैं तथा द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होकर चार अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इसके बाद सभी केंद्रक समसूत्री रूप से विभाजित होते हैं। जीवद्रव्य फूलकर निश्चितांड भित्ति को एक या कई स्थानों से तोड़ देता है तथा अंतर भित्ति से घिरा हुआ जीवद्रव्य बाहर आकर अंकुरण नाल के रूप में वृद्धि करता है। पहले निर्मित अंकुर नाल द्वारा स्थापनांग या मूलाभासों का निर्माण होता है तथा बाकी नलियां हरी रहती है तथा निरंतर वृद्धि करके सुकाय का निर्माण करती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है बाउचेरे की लाइफ साइकिल का। और इसमें ऊपर जो बता रखा है वो एसेक्सुअल साइकिल है, नीचे इसमें सेक्सुअल साइकिल है। ऊपर किस प्रकार से जो है वो आपके जूस्पोर्स बन रहे हैं, जूस्पोर बनने के बाद ये जूस्पोर यहाँ से रिलीज हो रहा है फिर रेस्टिंग स्टेज में जाता है। इसके बाद इसमें जूस्पोर में जर्मिनेशन हो रहा है और यंग फिलामेंट बन जाता है। और नीचे आप जो देख रहे हैं सेक्सुअल साइकिल, इसमें किस प्रकार से ये सिनोसिटिक थैलस बता रखा है। इसके ऊपर जो है एंटिडिया और ऊनिया बता रखी है। फिर दोनों से गैमेट्स जो एंटिडिया है इससे जो है गैमेट्स जो एंथ्रोइड्स होते हैं मुक्त हो जाते हैं।
फिर जो है इसमें उस स्पोर का जाइगोट बनता है, फिर उस स्पोर का जर्मिनेशन होता है, इसमें म्योसिस होता है और एक फिलामेंट का निर्माण हो जाता है। ये भी लाइफ साइकिल का डायग्राम है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।